वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आज वन शॉट लेकर आ रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस हमारा जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आज ही आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का दे दूंगा। कल हमारा वन शॉट 19 मार्च को हमारा वन शॉट कॉस्टिंग का वन शॉट मैराथन आ रहा है, जिसमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर पढ़ेंगे। सर टाइम क्या होगा? शाम को 5 बजे मेरा महा मैराथन आ रहा है कॉस्टिंग का, जिसमें मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग था, जॉइंट प्रोडक्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और आपका रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। बेसिक से लेकर के पूरे अच्छे से क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम 99.99% चांसेस है कि उधर से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, कल लाइव आना मत भूलिएगा। कल आपको भी लाइव आना और आपके सारे जितने दोस्त हैं सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि अभिषेक पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर शाम को 5 बजे कल कॉस्टिंग का महा मैराथन आने वाला, जिसमें हम लोग एग्जॉस्टिव डिटेल्ड पढ़ाई करेंगे और हर एक चैप्टर के 3 से 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब लेट नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लीकेबल है? दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है इट इज अप्लीकेबल इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। जैसे एक मान लो एक रोड बन रहा है। अब रोड तो कोई एक साल में बनेगा नहीं। बड़े बड़े जो रोड बनते हैं उसमें 2 साल 3 साल 4 साल का प्रोजेक्ट होता है। एक मान लो बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, अपार्टमेंट को बनने में भी अब 3 से 4 साल लगते हैं। तो जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जितने भी लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है। देखो, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, जैसे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह है, वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लीकेबल होता है। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहां पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग आपका अप्लीकेबल होता है। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनने में 2 साल लग गया, तो यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लीकेबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में 2 बंदे होते हैं, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में 2 बंदे होते हैं। ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग को बना रहा है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी जिसके कहने पे प्रोजेक्ट चल रहा है। जब मान लो मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, बोला भाई मेरे लिए एक बिल्डिंग बनाओ। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला भैया आपका बिल्डिंग बनाने में दो साल लगेगा। तो जिसको मैंने बोला बिल्डिंग बनाने के लिए, मैंने बोला ना, तो मैं हो गया कॉन्ट्रैक्टी। जिसको बोला बनाने के लिए वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। तो मेरे और सामने वाले के बीच में एक अग्रीमेंट होगा। मैंने बोला कि भैया बिल्डिंग बनाओ, तो मैं हो गया कॉन्ट्रैक्टी। जिसको बोला, मान लो मिस्टर एक्स को बोला, तो मिस्टर एक्स क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्टर। तो मेरे और मिस्टर एक्स के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। उस अग्रीमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उस अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? क्या? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये मैं हूं और ये मिस्टर एक्स है जो कि बिल्डिंग बनाएंगे। तो मेरे और उनके बीच में क्या हुआ? एक अग्रीमेंट हुआ। इसी अग्रीमेंट को अपने क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके गाइस। और ऑब्वियसली ये जो अग्रीमेंट होगा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले, एट द वेरी बिगिनिंग, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर काम करेंगे। बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम पॉसिबल नहीं। आप भी जानते हो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को सबसे आसान बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है इसके फॉर्मेट पे कमांड लाओ। बिलीव करो दोस्तों, अगर आपको फॉर्मेट पे कमांड आ गया, बिलीव मी गाइस, ये जो आपका चैप्टर है ना, बिलीव करो 15 नंबर आपके झोली में, आपके जेब में है। अगर आपको इसका इसका मतलब अगर आपको इसका फॉर्मेट याद हो गया। अब फॉर्मेट बहुत आसान याद करना। फॉर्मेट इज जस्ट लाइक पीएल अकाउंट, जस्ट लाइक पीएल अकाउंट। सारा खर्चा डेबिट साइड, सारा जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह हो रहा है आपका सब दिखाएंगे क्रेडिट साइड। जैसे अपने याद है ट्रेडिंग पीएल ट्रेडिंग में क्या दिखाते थे? क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में। ठीक उसी प्रकार से जो भी मेरा एबनॉर्मल लॉस है, जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है, सब दिखाएंगे अपने क्रेडिट साइड में। तो दिमाग में जब भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रखोगे, दिमाग में रखोगे ट्रेडिंग एंड पीएल। और अभिषेक सर ने बोला ट्रेडिंग एंड पीएल बनेगा तो वैसे ही बनेगा भाई, कोई झूठ वाली बात नहीं है। हम लोग को एग्जाम में ना बोलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, देखो यही तो अपना पीएल अकाउंट बनेगा भाई साहब। ये बिल्डिंग बना रहा है तो ये तो देखेगा ना, मान लो 2 साल की बिल्डिंग है, तो पहले साल इसका अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ, तो ये पता तो करेगा कि 1 साल मैंने मेहनत किया तो इस 1 साल में मेरा खर्चा कितना हुआ और मुझे कितना पैसा मिला, उस पैसे से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। आप भी कहीं पे काम करोगे, मान लो किसी 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 कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि आपने तो साल भर काम किया,
बट उस साल भर में आपने प्रॉफिट कितना कमाया, कितना आपका लॉस हुआ, या जो भी आप काम कर रहे हो उसका लेखा जोखा तो मेंटेन करोगे, उसका खाता पत्तर तो मेंटेन करोगे, तभी तो पता चलेगा इतना पैसा, इतना इतना परसेंट काम हो चुका और इतना परसेंट काम बाकी है। ठीक है, तो आपके बुक्स में आपको जो बोलेगा बनाने के लिए, वो बोलेगा कि भैया कॉन्ट्रैक्टर का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्टर का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने सबसे, देखो कॉन्ट्रैक्टर क्या अगर खर्चा दिखाएगा, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, अब एज्यूम कर लो, मान लो मैं मिस्टर एक्स हूं, मैं मान लो मिस्टर एक्स हूं या द कॉन्ट्रैक्टर। अब मैंने रॉ मटेरियल लेकर आया, रॉ मटेरियल मेरे लिए खर्चा, तो जो भी मेरा खर्चा रहेगा वो दिखेगा डेबिट साइड में। कहां दिखेगा? डेबिट साइड में। ठीक है, तो हो गया टू रॉ मटेरियल परचेज। अब मैं रॉ मटेरियल दो तीन जगह से परचेस कर सकता हूँ। पहला सप्लायर से, जो मेरा रॉ मटेरियल है वो मैं सप्लायर से भी परचेस कर सकता हूँ, या टू स्टोर, मान लो मेरा एक सेंट्रलाइज्ड, मान लो मैं एक साथ मान लो मैं 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक स्टोर डिपार्टमेंट है, उसी स्टोर से सारे जितने भी क्या कंस्ट्रक्शन साइट है, मान लो टोटल 10 प्रोजेक्ट है, तो उसी स्टोर से 10 प्रोजेक्ट पे माल जा रहा है, उसी स्टोर से 10 प्रोजेक्ट पे मटेरियल जा रहा है। तो जो मैं रॉ मटेरियल है वो मैं सप्लायर से मंगा सकता हूँ, मैं सेंट्रलाइज स्टोर, मान लो मेरा खुद का एक सेंट्रलाइज स्टोर है और उसी स्टोर से हर एक साइट पर, हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मटेरियल जा रहा है, तो सप्लायर से भी आ सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। दूसरा स्टोर से आ सकता है कि मैं अपने स्टोर से ही माल मंगा लिया। और तीसरा हो गया ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट पर मतलब वो प्रोजेक्ट बन करके रेडी हो गया, तो उधर का बालू सीमेंट सरिया बच गया, तो मैंने उधर से उठा करके करंट वाले प्रोजेक्ट में ला दिया। समझ रहे हो ना? अरे लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, मान लो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, अब बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी बालू पड़ा हुआ, सीमेंट पड़ा हुआ, सरिया पड़ा हुआ, ईंट पड़ा हुआ है, ठीक है, गिट्टी जो गिट्टी विट्टी होती है वो सब पड़ा हुआ, तो छोड़ देगा क्या? नहीं ना, वहां से उठाएगा और ऐसे साइट पर ले जाएगा, ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे ले गए जहां पर अभी वो काम चल रहा है, तो मटेरियल उधर से भी मांग सकता है। तो हो सकता है मैंने एक कंस्ट्रक्शन साइट से मटेरियल मंगवा लिया प्रेजेंट वाले पे जहां पे मैं काम कर रहा हूं, समझ रहा है, मैंने दूसरे किसी कंस्ट्रक्शन साइट से मटेरियल इधर मंगवा लिया, अपने वाले प्रोजेक्ट पे मंगवा लिया। ठीक है, तो मटेरियल दो जगह से, तीन जगह से आ सकता है। एक सप्लायर से मैंने ले लिया, दूसरा मैंने सेंट्रलाइज स्टोर से ले लिया, तीसरा मैंने किसी दूसरे प्रोजेक्ट से मटेरियल उठा करके इस प्रोजेक्ट में ला दिया। इसको बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट में आ गया। अगर कल को रिटर्न भी होगा, तो जब मटेरियल आया था तो डेबिट साइड, रिटर्न होगा तो क्रेडिट साइड, आया था डेबिट साइड, रिटर्न होगा तो क्रेडिट साइड। बाई परचेज रिटर्न, आया था तो टू परचेज, चला गया बाई परचेज रिटर्न। ठीक है, तो जब मटेरियल अगर सप्लायर से आया था तो रिटर्न भी सप्लायर को करेंगे, स्टोर से आया था रिटर्न भी स्टोर से करेंगे, और अगर दूसरे किसी प्रोजेक्ट से आया था तो रिटर्न भी उसी प्रोजेक्ट में करेंगे टू बाई अदर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दो बंदा होता है, एक होता कॉन्ट्रैक्टर, एक होता कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा होता है जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्टी वो बंदा होता है जिसके कहने पे प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके कहने पे ये काम हो रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, उस अग्रीमेंट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में कॉन्ट्रैक्टर अपना हिसाब बनाने, अपना हिसाब जितना खर्चा वर्चा किया उसका हिसाब रखेगा कि भाई मैंने पूरे साल भर में कितना खर्चा किया, उस खर्चा से मुझे प्रॉफिट कितना आया, मुझे पैसा कितना मिला, मेरा काम कितना कंप्लीट हो गया, कितना इनकम्प्लीट है, वो जो हिसाब रखेगा उसी अकाउंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट है, बेसिकली ये बनाएगा कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। तो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट में सारा खर्चा डेबिट साइड, जैसे मटेरियल आया तो टू मटेरियल, गया तो आया तो टू परचेस, गया तो बाई परचेज रिटर्न। ओके, स्टोर्स आया तो टू स्टोर, सप्लायर्स आया तो टू सप्लायर, अदर किसी कॉन्ट्रैक्ट आया तो टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न भी होगा तो जिधर से आया उधर ही रिटर्न करेंगे, स्टोर से आया था तो स्टोर को रिटर्न करेंगे, सप्लायर से आया था सप्लायर को रिटर्न करेंगे, किसी दूसरे प्रोजेक्ट से आया था उधर ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, ओके। अब भाई कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेबर तो लगेंगे, तो लेबर का सारा खर्चा डेबिट साइड में दिखाएंगे, जैसे वेजेस दिया, सैलरी दिया, वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अब ये अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस का मतलब जो पेमेंट किया साल भर में वो भी लिखेंगे, और जो आउटस्टैंडिंग है, जो प्रेजेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो भी ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस। मान लो 12 महीने लेबर से काम हुआ, 10 मंथ का सैलरी दिया तो 10 मंथ का सैलरी लिखेंगे, अब प्लस 2 मंथ का सैलरी नहीं दिया ना तो वो आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके 12 मंथ का सैलरी हो जाएगा। ये होता है अक्रूवल बेसिस। ओके, अब मान लो
ये मान लो कुछ मटेरियल आया था, कुछ मटेरियल आया था, वो वो कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे ही बेच दिया। तो जब बेच देगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो प्रॉफिट होगा, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है। अगर लॉस होगा तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, बात खत्म। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मटेरियल आया था 100 रुपए का, 100 रुपए का, ठीक है। बेचा मान लो 120 में, तो बेचा 120 में, 120 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20, तो प्रॉफिट इधर दिखा देंगे, तो सेल दिखा देंगे बाई सेल ऑन मटेरियल, बाई सेल ऑन मटेरियल 120, और प्रॉफिट दिखा देंगे तुम्हारा ये जो प्रॉफिट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग पीएल में। तो ये जो प्रॉफिट आएगा इसको ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग पीएल में। तो यही बात मैंने लिखा है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। रेगुलर बैच वगैरह में जब हम लोग रेगुलर बैच पढ़ाते हैं तो पूरा डिटेल में समझाते हैं भैया ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं कॉस्टिंग पीएल में, या इसका पार्ट क्यों नहीं है। बट दिस इज द वन शॉट एंड रिवीजन, दैट इज व्हाई वी हैव नॉट इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, तो हमें उतना ही पढ़ना जिससे हमारा एग्जाम अच्छा हो जाए, और आपका भी समय का कीमत है भाई। और टू बी फ्रेंकली आप भी समझदार, मैं भी समझदार, रेगुलर बैच और एक वन शॉट बैच और एक मैराथन बैच डिफरेंट होता है। रेगुलर बैच में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के 10 सम्स 12 सम्स करते हैं, अलग अलग वैरायटी करते, चार चार पाँच छः, 4 क्लास 5 क्लास हम लोग मिनिमम पढ़ते हैं, समझ रहे हो? तो जो कि अभी 2 घंटे में मैं खत्म करने वाला हूँ, तो एक डिफरेंट है ना, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होगा मटेरियल बेच करके तो डेबिट साइड, और लॉस होगा तो बाई साइड। जो भी प्रॉफिट होगा कॉस्टिंग पीएल में, जो भी लॉस होगा कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है। और बाई सेल ऑन मटेरियल, जो भी सेल करके पैसा आया वो इधर दिखाएंगे बाई सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है। कुछ एबनॉर्मल लॉस होगा तो इधर दिखा देंगे, जैसे अपने ट्रेडिंग में बाई एबनॉर्मल लॉस, वैसे ही कुछ एबनॉर्मल लॉस। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? सर जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नो, नो एनी ट्रीटमेंट, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? फिर वही बात है भाई, रेगुलर बैच में सब बताते हैं, बट राइट नाउ, बट आपको इतनी समझना कि नॉर्मल लॉस का जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में नहीं होता। चलो मैं एक हिंट देता हूँ, नॉर्मल लॉस का मतलब दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग कॉस्ट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपने मटेरियल लेकर आया। अब मान लो मटेरियल में कुछ मान लो कुछ होता ना, बारिश वारिश हो गया, भाई देखो ईंट वीट तो रखा हुआ रहता है, ठीक है। बारिश हो गया या लेबर लेके जा रहा है बेचारा, कहीं गिर गया तो मटेरियल खराब हो गया, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, वो होता ही है, हर एक कंस्ट्रक्शन साइट में होता ही है, हर एक नॉर्मल लॉस है। आप जितना मटेरियल मंगाओगे, सप्लायर थोड़ा बहुत चोरी कर ही लेता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस को सब मानता है। आप भी कल को कोई घर वर बनाओगे, देखिएगा आपका थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस तो होता ही है, तो नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट इधर नहीं होगा। अगर वही एबनॉर्मल लॉस रहा तो उसका ट्रीटमेंट होगा ही होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो बाई साइड में, तो एबनॉर्मल लॉस बाई साइड में, क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में। याद करो ट्रेडिंग में बाई एबनॉर्मल लॉस बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक उसी प्रकार से बाई एबनॉर्मल लॉस बाई क्लोजिंग स्टॉक। ओके, डेप्रीशिएशन। अच्छा, टू अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा? देखो ध्यान से, इंजीनियरिंग कॉस्ट मतलब जो इंजीनियर है उसके लिए खर्चा, आर्किटेक्टर कॉस्ट जो आर्किटेक्ट लोग आते हैं पता करते हैं उनका खर्चा, टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट भी इधर ही आएगा, डिजाइनिंग कॉस्ट भी इधर आएगा, और जनरल चार्जेस मतलब एक्स्ट्रा जो मिसलेनियस खर्चा वो भी इधर आएगा। बस ये 4-5 खर्चा याद कर लो, सब डेबिट साइड में खर्चा दिखेगा ना, कॉस्ट 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 चार्जेस सब खर्चा है, तो जो भी खर्चा आएगा डेबिट साइड में, बात खत्म, ठीक है। डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा इधर ध्यान रखो। देखो डेप्रिसिएशन का दो तरीका है। डेप्रिसिएशन का दो तरीका, पहला है जस्ट आप डेप्रिसिएशन दिखा दो, अल्टर ALT1 का मतलब अल्टरनेट वन, जस्ट एक तरीका है कि टू डेप्रिसिएशन दिखा दो, बस बस जो भी प्लांट है भाई, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्लांट तो लगता है, तो जस्ट आपने दिखा दिया टू डेप्रिसिएशन। अगर आपने टू डेप्रिसिएशन दिखा दिया तो अब उस प्लांट को बेचो, या उस पर प्रॉफिट हुआ या उस पर लॉस हुआ, उसका अलावा कुछ एंट्री नहीं आएगा, सिर्फ एक ही एंट्री आएगा, जस्ट टू डेप्रिसिएशन। अगर आपने डेप्रिसिएशन दिखा दिया, अब आपको कुछ नहीं दिखाना है, कितना में बिका, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं दिखाना है। दूसरा तरीका है अल्टरनेट टू, जिसका अल्टरनेट टू जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप देखो ना, AL2 दूसरा तरीका है कि आप उसका प्रॉफिट दिखाना चाहते हो, कितना में बिका या कितना लॉस हुआ, तो वो दूसरा तरीका है। वो कैसे दिखा सकते हैं? पहला वैल्यू ऑफ प्लांट, प्लांट का वैल्यूएशन क्या है, ठीक है। अगर आपने प्लांट का वैल्यू दिखा दिया, ठीक है,
बाय द डब्ल्यू ऑन प्लांट, मतलब जिस दिन बिका उस दिन उसकी वैल्यू क्या थी, और बाय द सेल ऑफ प्लांट लॉस हुआ तो बाई साइड में, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में। अगर ये दूसरा तरीका है, देखो ये भी ए एल टी वन था, सॉरी ए एल टी टू, प्रॉफिट वाला भी ए एल अल्टरनेटिव टू है, और ये भी अल्टरनेटिव टू है। मैंने क्या बोल रहा, ध्यान सुनना। डेप्रिसिएशन दो तरीके से, डेप्रिसिएशन वाला जो आएगा दो तरीके से। पहला, जस्ट आपने दिखाया टू डेप्रिसिएशन, ये दिखा दिया, आगे कुछ नहीं दिखाना है, अब कुछ नहीं, ना तो उसका सेल वैल्यू दिखाना है, प्रॉफिट हुआ नहीं दिखाना है, लॉस हुआ नहीं दिखाना है। समझ आओ, जिस दिन बिका उस दिन उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू वैल्यू क्या थी, जिस दिन बिका, जिस दिन मान लो प्लांट बिका, ठीक है, नहीं दिखाना, कुछ नहीं दिखाना। ये था अल्टरनेट तरीका, अल्टरनेट वन, जस्ट आपने टू डेप्रिसिएशन दिखाया और आगे बढ़ गया। एक सम तुम्हारे सीयू में आया हुआ है, मैराथन में डिस्कस करूंगा, जिसमें ना आपको अल्टरनेटिव टू, ऑप्शन टू फॉलो करना पड़ेगा, जहां पर प्लांट का वैल्यू क्या है, जिस दिन बिका। देखो जो प्लांट का वैल्यू होगा, एसेट है ना, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, इसलिए हम एसेट को दिखाएंगे डेबिट साइड, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ प्लांट। ठीक है, जिस दिन बिका उसका डब्ल्यू वैल्यू क्या है वो दिखाएंगे आपका क्रेडिट साइड, मतलब बाई साइड में दिखाएंगे। ठीक है, जिस दिन बिका, तो जिस दिन बिका उसकी वैल्यू आएगा आपका क्रेडिट साइड में, बाय द सेल ऑफ प्लांट। ठीक है, बाय द सेल ऑफ प्लांट, अब उस पर प्रॉफिट होगा तो टू साइड में, लॉस होगा तो बाई साइड में। अब आपको लग रहा है सर इतना खिचड़ी क्यों हो रहा है, खिचड़ी नहीं हो रहा भाई, मैं क्या बता रहा हूं, एकदम सिंपली लॉजिकली समझो ना। अगर आपने टू डेप्रिसिएशन दिखा दिया, फिर आपको कुछ नहीं दिखाना है, आपको कुछ नहीं दिखाना। सर हम अल्ट ऑप्शन टू फॉलो करना चाहते हो, ऑप्शन टू फॉलो करने के लिए सिंपल तरीका है, टू वैल्यू ऑफ प्लांट, जो प्लांट का वैल्यू है डेबिट साइड में, जिस दिन बिका उस दिन उसका डब्ल्यू वैल्यू क्या था, बाई साइड में, बाई साइड में। ठीक है, बेच के कितना पैसा मिला, बाई साइड में, प्रॉफिट आएगा तो डेबिट, लॉस आएगा तो बाई साइड, मतलब क्रेडिट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने टू डेप्रिसिएशन दिखाया, टू डेप्रिसिएशन दिखाया, आगे कुछ मत दिखाना, आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना। अगर आपने टू डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया तो ऑप्शन टू क्या बोलता है, प्लांट का वैल्यू दिखाओ, फिर बाई साइड में, फिर बाई साइड में क्या दिखाना पड़ेगा, जिस दिन प्लांट बिका उस दिन उसका वैल्यू क्या था, डब्ल्यू ऑफ प्लांट। ठीक है, बेचकर कितना पैसा आया वो भी बाई साइड में, प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड में, लॉस आया तो बाई साइड में, बस बात खत्म। प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग पीएल में, और ये तुम्हारा जो क्लोजिंग, सॉरी तुम्हारा जो लॉस आया वो भी ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग पीएल में, बस यही था और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये सारा का सारा खर्चा, ये सारा का सारा खर्चा हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, और इसमें ये सारे का सारा खर्चा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब डेबिट साइड के सारे खर्चे ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड में सारे के सारे खर्चे माइनस करेंगे। माइनस करके जो आएगा आपका बैलेंस फिगर, ये हमारा रहेगा, ये हमारा रहेगा कॉस्ट ऑफ वर्क टू द डेट या टिल द डेट। इसको शॉर्ट अपने क्या बोलते हैं, काउड बोलते हैं, काउ टीडी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ, देखो कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट या टू द डेट, काउ टीडी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, काउ टीडी, बाई काउ टीडी, बाई काउ टीडी। ठीक है, बाई काउ टीडी। कैसे काउ टीडी निकलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, सारा एक्सपेंसेस को ऐड कर देना। ठीक है, जितना भी क्रेडिट साइड है सबको माइनस कर देना, माइनस करने के बाद जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो हमारा होगा काउ टीडी, COTW, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट। अभी हम लोग सम्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये था स्टेप वन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दो स्टेप है, पहला स्टेप में काउ टीडी निकालना, दूसरा स्टेप में क्या, देखो यहाँ पे क्या था, बाई काउ टीडी, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट या टू द डेट। तो अगर ये बाई है तो जब इधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो टू हो जाएगा, तो ये था बाई, ये था आपका, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे COTW, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट, तो ये था बाई साइड में। तो जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे इधर में आ जाएगा टू साइड में, टू काउ टीडी, टू कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई WIP, क्या लिखेंगे, बाई WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में दो एंट्री आएगा, बाई वर्क सर्टिफाइड, बाई वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब कितना काम हो चुका है, बाई वर्क अनसर्टिफाइड मतलब कितना काम बाकी है, दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग वर्क। जो हो चुका है बाई वर्क सर्टिफाइड, जितना काम नहीं हुआ बाई वर्क अनसर्टिफाइड। एस्केलेशन कॉस्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो लिखना बाई WIP
ठीक है, क्या लिखना, सिंपल सिंपल हेडिंग डालना, बाई WIP, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जितना काम हो चुका है बाई वर्क सर्टिफाइड, जो नहीं हुआ है बाई वर्क अनसर्टिफाइड। अब इस सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, अकाउंट टीडी को माइनस करना है, जो बच जाएगा वो हमारा होगा नोशनल प्रॉफिट। वो क्या होगा हमारा नोशनल प्रॉफिट। तो आ गया टू नोशनल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड स्टेप 2। तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप में हम लोग काउ टीडी निकालेंगे। देखो मेन इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे कमांड आ गया ना, फिर तो आपके लिए चैप्टर आसान हो गया। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है काउ टीडी निकालना। सर काउ टीडी निकल गया, काउ टीडी कैसे निकलेगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, बाई साइड को माइनस करेंगे, माइनस किए, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा काउ टीडी। अब काउ टीडी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो बाई काउ टीडी को जब ट्रांसफर करोगे तो टू काउ टीडी। फिर बाई साइड में क्या लिखेंगे, बाई WIP, जितना काम हो चुका है बाई वर्क सर्टिफाइड, जो नहीं हो चुका है बाई वर्क अनसर्टिफाइड, सबको ऐड करेंगे, काउ टीडी से माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, टू नोशनल प्रॉफिट। टू नोशनल मतलब उस साल का प्रॉफिट। अब देखना ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमारा प्रॉफिट रिजर्व में जाएगा और कुछ हिस्सा हमारा कॉस्टिंग PL में जाएगा। तो क्वेश्चन आ रहा है कितना हिस्सा कॉस्टिंग PL में जाएगा और कितना हिस्सा, मतलब कितना पार्ट हमारा प्रॉफिट रिजर्व में जाएगा और कितना पार्ट हमारा ये तुम्हारा कॉस्टिंग PL में जाएगा। ये जो भी प्रॉफिट कमाए, मान लो 100 रुपया प्रॉफिट कमाए, अब 100 में से ना कुछ पार्ट तुम्हारा जाएगा प्रॉफिट रिजर्व में, प्रॉफिट रिजर्व, और कुछ पार्ट आपका जाएगा कॉस्टिंग PL में, कॉस्टिंग PL में। अब क्वेश्चन आ रहा है कॉस्टिंग PL में कितना जाएगा, अब प्रॉफिट रिजर्व में कितना जाएगा। जो भी नोशनल प्रॉफिट आया उस नोशनल प्रॉफिट का दो पार्ट होगा, एक पार्ट जाएगा प्रॉफिट रिजर्व में और एक पार्ट आपका जाएगा कॉस्टिंग PL में। क्वेश्चन आ रहा है कॉस्टिंग PL में कितना जाएगा, प्रॉफिट रिजर्व में कितना जाएगा। अब अपने को बस यही समझना, ये समझते ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्लियर। एक बार बिना देखे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग समझते, बिना देखे समझते। मेरे को देखो ना, अरे मेरे को देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे को देखो, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मतलब मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो मैं सारा खर्चा दिखाऊंगा डेबिट साइड में, टू रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है, टू लेबर का जो पेमेंट था, वेजेज एंड सैलरी, कुछ आउटस्टैंडिंग था वो भी दिखा दिया टू साइड में, इंजीनियरिंग कॉस्ट है, आर्किटेक्टर कॉस्ट है, ठीक है, कुछ अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वो दिखा दिया, जो मेरा मशीन था उस पर मैंने डेप्रिसिएशन दिखा दिया, ठीक है, जो भी मेरा एबनॉर्मल लॉस है बाई साइड में, एबनॉर्मल लॉस बाई साइड में, अगर मैंने मटेरियल बेच करके लॉस किया बाई साइड में, प्रॉफिट किया तो टू साइड में, अगर बेच के लॉस किया तो बाई साइड में, प्रॉफिट किया तो टू साइड में, ठीक है। अब ये सब करने के बाद, मतलब सारा डेबिट साइड को ऐड करने के बाद आपने क्रेडिट साइड को माइनस किया, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपका होगा काउ टीडी, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का दो मेथड है, पहला अगर आपने टू डेप्रिसिएशन दिखाया तो फिर आपको एक्स्ट्रा कोई एंट्री पास नहीं करना। अगर आपको ऑप्शन 2 फॉलो करना है तो आपको वैल्यू ऑफ प्लांट डेबिट साइड में, प्लांट को बेच करके जो प्रॉफिट आया डेबिट साइड में, प्लांट को बेच करके जो पैसा मिला बाई साइड में, लॉस हुआ बाई साइड में, जिस दिन प्लांट बिका उस दिन उसका WDV वैल्यू क्या था बाई साइड में, वो सब बाई साइड में। तो डेबिट साइड में दो एंट्री आएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। जो प्रॉफिट आया वो कॉस्टिंग PL में। इस पूरे चैप्टर में जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, पूरा पूरा हम लोग कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर करेंगे। बस इतना सा बात बोलना चाहता हूँ। इस पूरे चैप्टर में जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी लॉस आ रहा है, कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर करेंगे। बस यही बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग सारा खर्चा को ऐड किया, बाई साइड को माइनस किया, एबनॉर्मल लॉस वगैरह माइनस किया। अब आया हमारा काउ टीडी, काउ टीडी को बाई से ट्रांसफर करोगे टू साइड में, तो टू साइड में आएगा तो टू काउ टीडी। अब बाई साइड में क्या लिखेंगे, बाई WIP, बाई वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में दो, जो काम हो चुका है वर्क सर्टिफाइड, जो नहीं हो चुका है वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे काउ टीडी, जो डेबिट साइड में काउ टीडी था उसको माइनस करेंगे, जो बच जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा हमारा होगा नोशनल प्रॉफिट। अब नोशनल प्रॉफिट का दो पार्ट होगा, ठीक है। अब हमारा याद करो टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट। तो इस नोशनल प्रॉफिट को ना बाबू हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा बाई नोशनल प्रॉफिट। तो एक पार्ट जाएगा तुम्हारा कॉस्टिंग PL में और एक पार्ट हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट रिजर्व में, ठीक है। ये खत्म, ठीक है, ठीक है। देखो दिखा रहा हूं देखो, बाई नोशनल प्रॉफिट, बाई नोशनल प्रॉफिट। तो देखो इधर आया था ना नोशनल प्रॉफिट, तो नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कैसे नोशनल प्रॉफिट आया था, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड सबको ऐड किया,
ऐड किया, ऐड करके काउ टीडी को माइनस किया, तो जो बच गया वो हमारा क्या होगा, टू नोशनल प्रॉफिट। अब इस नोशनल प्रॉफिट को इधर लाएंगे बाई नोशनल प्रॉफिट, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे बाई नोशनल प्रॉफिट। अब जो भी नोशनल प्रॉफिट आया उसका कुछ पार्ट जाएगा कॉस्टिंग पीएल में और कुछ पार्ट जाएगा आपको प्रॉफिट रिजर्व में। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है सर कितना पार्ट यहां जाएगा कितना पार्ट यहां जाएगा, उसके लिए कुछ मेथड है। उसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि डीओसी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, भैया कितना वर्क कंप्लीट हुआ। अगर 25% से ज्यादा हुआ है तो 1/3 जाएगा, 50% ज्यादा हुआ तो 2/3 जाएगा, 90% ज्यादा हुआ तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा। वो सब कुछ मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ बताऊंगा। मतलब कितना पोर्शन कॉस्टिंग पीएल में जाएगा ना, उसके लिए देखना पड़ता है डीओसी क्या है। डीओसी मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कि भैया तुम कितना काम कंप्लीट कर दो। अब आप बोलोगे सर ये जो वर्क सर्टिफाइड है ये तो पता नहीं, कॉन्ट्रैक्टर तो बोलेगा हमने बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया। अब तुम्हारा कल को फ्लैट, तुमने एक फ्लैट लिया, अब कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है आपका फ्लैट कंप्लीट है, कंप्लीट है, मान लोगे क्या? जाकर देखोगे ना क्या सच में कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है। पता चला कि एक एक तरफ का दीवार का कलर ही नहीं किया, किचन में अच्छे से काम नहीं किया, इधर बालकनी में कुछ अच्छे से काम नहीं किया, वायरिंग अच्छे से नहीं किया, तो उसके कहने पे तो नहीं मानोगे ना। तुम अपना कैलकुलेशन करोगे कि अगर वो मान लो क्लेम कर रहा है कि 100% काम कंप्लीट हो गया, तो आपने जाकर इंस्पेक्शन किया, सर्च किया, पता चला 100% नहीं, ओनली 80% काम कंप्लीट है, तो उसके कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे तो नहीं आओगे, खुद का तो बुद्धि लगाओगे। वही चीज यहां पर भी है कि डीओसी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। अगर हमारा डीओसी 25% ज्यादा है, जो काम अगर 25% ज्यादा कंप्लीट किए हो, लेस देन 50% है तो 1/3 ट्रांसफर करेंगे, 50% या उससे ज्यादा है, लेस देन 90% है तो 2/3 ट्रांसफर होगा, और 90% या उससे ज्यादा है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा। सर ये सारा का सारा फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, बस 2-3 मिनट का पेशेंस रखो, सब सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भैया 3 पार्ट है। पहला पार्ट है, बस अब मैं एकदम समअप कर रहा हूँ। पहला पार्ट है काउ टीडी निकालना। काउ टीडी कैसे निकालने का, सारा खर्चा, सारा इनकम वगैरह सब इधर से, मतलब जो भी स्टॉक वगैरह है सब माइनस करके निकलेगा आपका बाई काउ टीडी। बाई काउ टीडी को इधर लाओगे, टू काउ टीडी, ठीक है। बाई WIP, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड को ऐड करेंगे और काउ टीडी को माइनस करेंगे, जो बच जाएगा नोशनल प्रॉफिट। जो नोशनल प्रॉफिट है उसको यहाँ लेकर आएंगे, तो बाई नोशनल प्रॉफिट। अब नोशनल प्रॉफिट में से कॉस्टिंग पीएल और प्रॉफिट रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करेंगे। इसमें कितना जाएगा, रिजर्व में कितना जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन डीओसी, डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीट, डीओसी डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं सब सिखाएंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल पॉइंट है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन सिखाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके पहले कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ते। स्पेशल पॉइंट क्या है, लैंड के केस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पॉसिबल नहीं है, लैंड का रजिस्ट्रेशन और ब्रोकरेज चार्जेस में भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल, बिकॉज ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये पीएल का आइटम नहीं है, प्लस लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, दैट इज वाई ये आपका लैंड और लैंड से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हुआ उस पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लीकेबल नहीं है। डोनेशन पेड टू द क्लब, मान लो आपने घर लिया, तो जहाँ पे भी आप नया फ्लैट वगैरह लेते हो, देखो ना पाढ़ा का जो क्लब होता है उसको कुछ ना कुछ चंदा देना पड़ता है, यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो अगर डोनेशन पेड टू क्लब, यहाँ पे अजम्पशन लेना पड़ेगा। पहला अजम्पशन, अगर कमीशन देना कंपलसरी है, अगर कमीशन देना कंपलसरी है तब तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट बनेगा, और ये सारा का सारा खर्चा हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। भाई आपने डोनेशन दिया तो खर्चा है ना। मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जिस एरिया में काम कर रहा हूँ, उधर पे क्लब वाले ने बोल दिया पैसा नहीं दिए तुम्हारा बिल्डिंग नहीं बनने देंगे, समझ रहा, तुम्हारा बिल्डिंग काम ही नहीं करने देंगे तुमको। तुम मेरे एरिया में आकर के इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो और हमारे क्लब को कुछ नहीं दोगे, देते हो बे, बंगाली में बोलते ना, देते हो बे। तो अगर वो देना कंपलसरी है कि भैया बिना दिए काम होने वाला नहीं है, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा। लेकिन जहां पर डोनेशन देना कंपलसरी नहीं था वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा, नॉट कंपलसरी इग्नोर कर देना। तो अगर आपके सम्स में डोनेशन आ गया, जस्ट डोनेशन आ गया, तो वहां पे तुम अजम्पशन लेना। अगर तुमने डोनेशन को डेबिट साइड में दिखाया तब एक नोट लिख देना कि इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वाई हम लोग इसको डेबिट में खर्चा मान लें। और अगर तुम इग्नोर कर रहे हो तब भी तुमको अजम्पशन देना पड़ेगा कि वी अज्यूम दैट डोनेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वाई वी इग्नोर्ड इट। तो अगर तुमने डोनेशन लिया तो नोट में डाल देना कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इग्नोर किया तो भी नोट में डाल देना कि ये पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है।
एब नॉर्मल लॉस जो आएगा वो क्रेडिट बाई साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड मतलब बाई साइड में दिखाएंगे। और अगर नॉर्मल लॉस है तो नो ट्रीटमेंट, अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो नो ट्रीटमेंट। मैं एक सम्स आपको कराने जा रहा हूँ, एक सम्स करा, इस सम्स के माध्यम से हम लोग टू स्टेप सीखेंगे, टू स्टेप सीखेंगे। पहला स्टेप में कि हाउ वी कैलकुलेट काउ टीडी, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट। सेकंड हम लोग समझेंगे कि जो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है या वर्क सर्टिफाइड है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तीन स्टेप में सीखना। पहला जो एग्जांपल लूंगा, ये जो पहला एग्जांपल है, इस पहला एग्जांपल से आप काउ टीडी समझोगे, काउ टीडी समझोगे पहला एग्जांपल से। पहला क्या समझोगे? काउ टीडी। सेकंड एग्जांपल से क्या समझोगे? सेकंड एग्जांपल से क्या समझोगे? जो भी कराऊंगा उसके बाद हम लोग वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड समझेंगे। और थर्ड एग्जांपल से हम लोग नोशनल प्रॉफिट में कितना पैसा जाए, अरे प्रॉफिट रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, कॉस्टिंग पे में कितना जाएगा। तीन एग्जांपल से आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बेसिक खत्म। ओके। अब जैसे मान लो यहाँ पे दिया अ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/7/2013, 1/7 मतलब जुलाई में चालू किया, तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 मंथ होता है। तो यहाँ पे जो भी सैलरी वगैरह पे करोगे वो पूरे साल भर मत पे करना, 9 मंथ का पे करना। भाई कॉन्ट्रैक्ट जब करवाओगे तो लेबर वगैरह काम करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो कॉन्ट्रैक्टर जो अकाउंट बनता है वो 1 साल का बनता है। बट मेरा जो काम स्टार्ट हुआ जुलाई से स्टार्ट हुआ, तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च 9 महीना हुआ, तो सैलरी भी 9 मंथ का दिखेगा। द कॉस्टिंग रिकॉर्ड कंकरिंग द सेट कॉन्ट्रैक्ट रियल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो 31 मार्च को मतलब ईयर एंड पर है, जो भी है ईयर एंड पर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भैया 9 मंथ होता है, तो सारा का सारा जो सैलरी वगैरह वो 9 मंथ का है। मटेरियल सेंड टू द साइट मतलब रॉ मटेरियल आया कितना, 7,74,300। मटेरियल रिटर्न टू द साइट, तो भैया ये दिखाएंगे डेबिट साइड में, रिटर्न हो गया दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। लेबर पेड डेबिट साइड में, ठीक है। लेबर एज ऑन 31 मार्च 2014, ठीक है। देखो ना, 1,02,500 लेबर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। देखो ना, ओ एस का मतलब आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे ओ एस आउटस्टैंडिंग, तो लेबर आउटस्टैंडिंग, तो जो आउटस्टैंडिंग वो भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा। सैलरी वाला डेबिट साइड, तो ये भी डेबिट साइड, ये भी डेबिट साइड, ये भी डेबिट साइड। पर याद करो जो सैलरी है ना, ये पर मंथ है 20,500, और 9 मंथ काम हुआ तो इंटू 9 करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लांट टू द साइट, ये प्लांट का कॉस्ट दिया हुआ है। सैलरी टू सुपरवाइज 3/4 टाइम डिवोटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सैलरी हम लोग दे रहे, सुनो ना, हम लोग सैलरी दे रहे हैं 9,000 पर मंथ, तो 9,000 इंटू 9 महीना, तो सुनो 9,000 इंटू 9,000 इंटू 9 महीना, लेकिन उसमें से 3/4 ही कॉन्ट्रैक्ट में लगा है, तो इंटू कर देंगे 3/4, ठीक है। तो 9,000 इंटू 9 इंटू 3/4, 3/4 टाइम डिवोटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भैया तुम जितना टाइम दिखाओगे हम उतना ही टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे। साइट ऑफिस कॉस्ट खर्चा है ना डेबिट साइड में। प्लांट हायर चार्जेस पेड, प्लांट हायर चार्जेस पेड 3,39,000, ठीक है। अब प्लांट हायर चार्जेस पेड फॉर 3 ईयर्स, ये 3 साल का है। ये जो खर्चा है वो 3 साल का है। क्या बोला, प्लांट हायर चार्जेस पेड फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स है तो 3 साल खर्चा है, बट अपने को तो 1 साल का लेना है। तो भैया 39,000 है डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स, तो 1 साल का आ गया। पर 9 मंथ का काम हुआ तो 9/12 कर देंगे, क्योंकि जितने महीने काम हुआ है उतने महीने काउंट करेंगे। तो ये 3 साल का खर्चा था, तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। काम तो 9 मंथ का हुआ है ना, तो 9/12 कर देंगे। देखो मैं साथ साथ में तुमको सोल्यूशन दिखाया हूं जिससे तुमको समझ में आ जाए कि 9/12 9 मंथ का काम हुआ है तो 9 मंथ ही दिखाएंगे। तो 3 साल का काम हुआ था तो डिवाइडेड बाई 3 आ गया 13,000। अब पूरे ये तो पूरे साल भर का है, पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो तो 9 मंथ का था, तो इंटू कर देंगे 9/12, बात खत्म। एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा डेबिट साइड में, प्रीपेड डेबिट साइड में। मटेरियल हैंड एट ए साइट, मतलब जो हमारे पास मटेरियल बचा हुआ है साइट पर वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में। अब देखो यहाँ पे प्लांट यूज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ 7 ईयर्स विद एन रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 50 ईयर, ठीक है। मतलब प्लांट बोल रहा है कि भैया 7 साल चलेगा, और जब प्लांट को बेचेंगे तो 50,000 का रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू है, तो निकालेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, प्लांट का वैल्यू कितना है 77,000, 7,71,000, 7,71,000 प्लांट का वैल्यू है। माइनस कर देंगे स्क्रैप, माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई
ईयर्स मतलब कितने साल प्लांट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कितना था, 50,000, तो माइनस 50,000, 7 लाख कैसे निकालेंगे, 7,71,000, ये प्लांट का वैल्यू है। 7,71,000 प्लांट का वैल्यू है। जब प्लांट को बेचेंगे तो स्क्रैप वैल्यू कितना आएगा, 50,000, तो माइनस कर दो 50,000। और कितने साल तक प्लांट चलेगा, 7 साल, डिवाइडेड बाई 7 साल कर दो, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। इनटू कर दोगे 9/12, तो 9 मंथ का आएगा। इनटू कर दोगे 9/12, तो ये 9 मंथ का आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन निकल गया। सम ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 13,500 वाज फाउंड अनसुटेबल, ये अनसुटेबल बोला, कुछ मटेरियल था 13,500 जो अनसुटेबल था, जो सुटेबल नहीं था, उसको हमने बेच दिया 10,000 में। तो भाई 13,000 का मटेरियल बेच दिया 10,000 में। 13,500 का मटेरियल आपने बेचा 10,000 में, तो लॉस हो गया ना 3,500। तो लॉस कहाँ दिखाते, बाई साइड में, तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। और जो बेच के पैसा आया वो भी तो बाई साइड दिखाएंगे, बाई सेल ऑफ मटेरियल। लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में, तो बाई कॉस्टिंग पीएल। मटेरियल विच कॉस्ट रुपीज 30,000 वाज डिस्ट्रॉयड, 3,000 मटेरियल विच कॉस्ट रुपीज 3,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। फायर लगना, आग लगना एबनॉर्मल एक्टिविटी है, तो क्या लिखेंगे, बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस 3,000। देर वाज ए नॉर्मल लॉस एट ए मटेरियल 7,000। ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हमारा जो नॉर्मल लॉस है ना, क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब मैं इसका तुमको सोल्यूशन दिखा दूं, इसका मैं तुमको सोल्यूशन दिखा दूं, तो इसका सोल्यूशन देख लो, इसका जो सोल्यूशन है वो तुम देख लो। अच्छा, सोल्यूशन तो मैंने हटा ही दिया ठीक है, मैं सोल्यूशन बना दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोल्यूशन बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, चलो मैं साथ में सॉल्व कर दे रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे खर्चे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। जो भी हमारा खर्चा है वो डेबिट साइड दिखाएंगे। एक बार याद करते हैं, यहाँ पे खर्चा कितना, मटेरियल, टू मटेरियल साइड, तो मटेरियल में क्या आएगा, 7,74,300, ये हमारा मटेरियल का पार्ट है। तो हम लोग मटेरियल दिखाएंगे, टू मटेरियल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा टू रॉ मटेरियल। 7 लाख कितना था, 7 लाख 7,74,300, 7,74,300, 7,74,300, यहाँ पे ये दिखाएंगे। एक मिनट गाइस, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा ये हो गया, ठीक। अच्छा, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, मैं ब्लू नहीं यूज करूंगा, मैं ये वाला कलर यूज करूंगा, ये वाला कलर, टू मटेरियल, ठीक है। उसके बाद मटेरियल रिटर्न, तो बाय रिटर्न कर देंगे 32,500, तो बाय रिटर्न 32,500, ठीक है। फिर करेंगे लेबर पेड, अच्छा आउटस्टैंडिंग है ना, तो लेबर कितना, 10,79,000 प्लस आउटस्टैंडिंग, टू लेबर 10,79,000 प्लस इसका आउटस्टैंडिंग भी था, आउटस्टैंडिंग भी ऐड कर दो, 1,02,500, आउटस्टैंडिंग था 1,02,500, तो एक बार ऐड करते इसको, 10,79,000 प्लस 1,02,500, तो आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा एक 11,81,500, ये हो गया लेबर का कॉस्ट, ठीक है। ये दोनों हो गया, लेबर भी हो गया और ये भी हो गया। सैलरी टू इंजीनियर, ये 20,000 पर मंथ है, 20,500 पर मंथ है, टू सैलरी 20,000 कितना मंथ है, सॉरी कहाँ चला गया, 20,500, तो 20,500 इंटू 9, 20,500 इंटू 9, 20,500 इंटू 9 कितना होगा, 1,84,500, 1,84,500, 1,84,500, ठीक है।
कहाँ चला जा रहा हूँ। तो भैया ये भी हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अभी इग्नोर करो। सैलरी टू सुपरवाइजर, तो भैया 9 मंथ है ना, तो 9,000 इंटू 9 मंथ, और तीन तीन फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो टू सैलरी। ठीक है, 9,000 इंटू 9 मंथ और 3/4 उसका पार्ट है, उसका 3/4 पार्ट है। ठीक है, तो 9,000 इंटू 9 मंथ इंटू 3/4 कितना है, 60,750। 60,750। ओके, फिर तुम्हारा आ जाएगा, हाँ, साइट कॉस्ट 45,300। साइट कॉस्ट 45,300, साइट कॉस्ट आ गया 45,300। फिर प्लांट हायर चार्जेस, प्लांट हायर चार्जेस, तो हायर चार्जेस, प्लांट हायर चार्जेस कितना है, प्लांट 39,000, और ये 3 साल का था तो 9 मंथ का निकालेंगे ना, तो 39,000 ये 3 साल का था, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, और 9 महीना चला तो 9/12 कर देंगे, तो 39,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा, 9,750। कैलकुलेशन थोड़ा तुम लोग देख लेना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाला आ गया 4,60,500। एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा 4,60,000, अब इसमें देख लेना, 4,60,500, ध्यान से कैलकुलेटर लिखो, 4,60,000, 4,60,600, ये था आपका एडमिनिस्ट्रेशन और अदर खर्चा, जिसमें से प्रीपेड था। तो प्रीपेड मतलब वो इस साल खर्चा नहीं है, एडवांस प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस। तो आपने नेक्स्ट ईयर का एडवांस इस साल में ले लिया, तो इस साल खर्चा नहीं है, तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 4,04,60,600 में से अगर 10,000 आपने माइनस किया, तो 4,50,600। तो टू एडमिनिस्ट्रेशन 4,50,600, ये हो गया। मटेरियल इन हैंड, ये क्लोजिंग स्टॉक है 75,800, बाई क्लोजिंग स्टॉक 75,800, 75,800। अच्छा, तू डेप्रिसिएशन भूल गया ना, डेप्रिसिएशन पर निकालना है, डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालने का यहीं पे हम लोग निकाल देते हैं डेप्रिसिएशन। प्लांट का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ द प्लांट सेंट टू द साइट कितना है, अच्छा 1/7 को जुलाई में भेजा, तो 9 मंथ का निकलेगा 7,71,000। तो भैया 7,71,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना था, 50,000 था, देखो स्क्रैप वैल्यू 50 साल और 7 साल चलेगा, तो -50,000 डिवाइडेड बाई 7 साल, -50,000 डिवाइडेड बाई 7 साल इंटू, ये 1 साल का आएगा ना, तो इंटू कर देंगे 9/12, इंटू कर देंगे 9/12। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 77,250, ये आ जाएगा आपका डेप्रीशिएशन। तो टू डेप्रीशिएशन 70,50। ओके, अब ये वाला काम हो गया। सम ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग, अब ये वाला दिखा रहा हूँ। सम ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 13,500, एक मटेरियल कॉस्ट था 13,500, बेचा कितना में, 10,000 में, तो पहले बेचने की एंट्री करो, बाई सेल, बाई सेल ऑफ मटेरियल 10,000। लॉस हो गया ना, तो बाई लॉस, तो बाई कॉस्टिंग पीएल लिखोगे, बाई कॉस्टिंग पीएल 3,500। तो देखो 13,500 का मटेरियल था, 10,000 आपने बेचा, तो आपको जो लॉस हो गया, आपको जो लॉस होगा 3,500, वो दिखाएंगे कॉस्टिंग पीएल में। ठीक है, अच्छा कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया था, देखना 3,000 आपका क्या, मटेरियल विच वाज कॉस्ट 3,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, फायर मतलब एबनॉर्मल लॉस, तो कर देंगे बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस आएगा 3,000, क्या आएगा 3,000। अब डेबिट साइड को ऐड करो, डेबिट साइड को ऐड करो, तो डेबिट साइड को ऐड करें कितना आएगा, 27,83,950, ये डेबिट में ऐड करके आएगा। ठीक है, 27,83,950 ये डेबिट को ऐड करके आएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपका बचेगा 26,59,150, ये आपका बैलेंसिंग। तो बाई, बाई बैलेंसिंग सीटिंग, लेकिन बाई बैलेंसिंग सीटिंग लिखेंगे, बाई काउ टीडी, काउ टीडी, काउ मतलब कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट, और यही पे देना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है,
तो ये था आपका काउंटिडी निकालने का तरीका। सारा का सारा खर्चा हम लोग दिखाए डेबिट साइड में, और सारा का सारा जो हमारा एबनॉर्मल लॉस था, जो बेचने से जो पैसा आया, रिटर्न आया, वो दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब दिखाते हैं तुमको कैसे वर्क सर्टिफाइड वगैरह निकालते, कैसे हम लोग वर्क सर्टिफाइड निकालते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2, बोले ना 3 एग्जांपल लूंगा, तो एग्जांपल वन में आपको काउंटिडी मैंने सिखा दिया। अब एग्जांपल वन में काउंटिडी, अब एग्जांपल 2 में मैं तुम लोग को वर्क सर्टिफाइड दिखाऊंगा। काउंटिडी कितना, वर्क सर्टिफाइड टिल द डेट 36 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 80 लाख रुपया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 80 लाख रुपया। ठीक है, ये एग्जांपल 2 है। तो हम मान लेते हैं हमारा काउटिडी, ये जो काउटिडी आया है ये वाला, तो स्टेप 1 क्या था, काउटिडी। स्टेप 2 क्या है, नोशनल प्रॉफिट। और स्टेप 3 क्या है, ट्रांसफर, कि प्रॉफिट का कितना पार्ट रिजर्व में जाएगा और कितना पार्ट पीएल में जाएगा। 3 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका काउटिडी निकालना, सेकेंड पार्ट है नोशनल प्रॉफिट निकालना, और थर्ड पार्ट है आपको ट्रांसफर वाला। तो काउटिडी निकल गया, तो काउटिडी मतलब कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, ये हमारा प्रोसेस 1 कंप्लीट है। अब मान लेते हैं आपको वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, मान लो 80 लाख रुपया। जब भी आपको ना सम्स करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 80 लाख दिया ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर क्लेम 60% एज ए वर्क सर्टिफाइड। देखो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो बोल रहा भैया 60% काम कंप्लीट हो चुका है, आउट ऑफ विच 50% वाज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि 60% काम कंप्लीट हो गया, तो फिर जिसको बोला कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर मान लो मेरे को बोला कि भैया आपका फ्लैट 60% रेडी हो गया। मैं बोला रुको, मैंने एक इंजीनियर को बुलाया, बोला पता करो क्या सच में 60% काम हो गया। तो मेरा जो इंजीनियर बोलता नहीं नहीं वो झूठ बोल रहा है, 50% काम कंप्लीट हुआ। तो आउट ऑफ 60 ओनली 50% ही काम कंप्लीट है, पर क्लेम किया था 60%, पर सर्टिफाइड कितना 50%, रिटेंशन मनी 20%। तो अगर वो 50% काम सर्टिफाइड किया ना, तो मैं बोलूंगा ठीक भैया, उसमें से ना तुमको मैं 20% पैसा नहीं दूंगा। आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर लोग को अगर तुम फुल पेमेंट कर दोगे ना तो तुम्हारा काम लटका देगा। तो लोग क्या करते हैं, फुल पेमेंट नहीं करते। मान लो 50% का काम किया, तो उसको मैंने बोला लो भैया 30% का पैसा ले लो, 20% पैसा तुम्हारे मेरे पास रिटेन रहेगा। फाइंड आउट द सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। एक चीज हमेशा रखना, जो काम सर्टिफाइड हो चुका है उसका कैलकुलेशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होगा। मैंने क्या बोला, जो काम सर्टिफाइड हो चुका है उसका जो कैलकुलेशन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा। और जो काम सर्टिफाइड नहीं हुआ, 60 में से 50 सर्टिफाइड था, 10 क्या था अनसर्टिफाइड। तो जो काम अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड मतलब काम चालू किए थे पर कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो काम आप स्टार्ट किए थे और कंप्लीट नहीं हुआ वो आपका होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन ऑलवेज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो हमारा कॉस्ट क्या है, यही ना, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट। तो जो काम कंप्लीट हो चुका उसका कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, जो काम वर्क अनसर्टिफाइड वो हमारा क्या क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट पे होता है। तो वर्क अनसर्टिफाइड का कैलकुलेशन इस अमाउंट पे होगा, वर्क सर्टिफाइड का कैलकुलेशन इस अमाउंट पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे अमाउंट होगा। यही चीज मैंने लिखा, मेरे को निकालना सर्टिफाइड वर्क। तो सर्टिफाइड वर्क का जो कैलकुलेशन होता है वो सीपी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू द परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था भाई, 80 लाख रुपया। 80 लाख रुपया, कितना परसेंट काम हुआ, 40%, मतलब हो गया 50%। कितना सर्टिफाइड हुआ, 50%। तो 40 लाख का 50% कितना होगा, 80 लाख का 50% कितना होगा, 40 लाख। ठीक है, अब वर्क अनसर्टिफाइड, तो देखो वर्क अनसर्टिफाइड का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है आपका काउटीडी मतलब कॉस्ट। वर्क अनसर्टिफाइड क्या है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट पे होता है। तो इसको कैसे निकालोगे, इसका सिंपल फॉर्मूला है, कितना मेरा कॉस्ट है, मतलब ये जो खर्चा आया, ध्यान सुनना ध्यान सुनना, अब मैं तुमको लॉजिक समझा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि मेरा काम 60% कंप्लीट है। कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि मेरा काम 60% कंप्लीट है, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है। तो जो भी खर्चा आया वो 60% के बराबर है एच पर द कॉन्ट्रैक्टर। मान लो मैंने बोला कि भैया मेरा ना 60% काम कंप्लीट है, और 60% काम कंप्लीट करने के लिए मेरा इतना खर्चा आया, तो ये जो खर्चा आया है ना वो 60% के बराबर है। ठीक है,
और 10% मेरा काम नहीं हुआ है, तो फॉर्मूला यही हो गया तुम्हारा कि कितना खर्चा आया डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज कितना था 60 इंटू 10%, जितना काम नहीं हुआ। ये 10% क्या था, अनसर्टिफाइड था, अनसर्टिफाइड परसेंटेज। तो काउ टीडी कितना है 36 लाख, काउ टीडी कितना है 36 लाख। कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कितना किया 60%, मतलब 36 लाख। 36 लाख जो खर्चा आया वो 60% वर्क के बराबर है। ये जो भी है वो एज पर कॉन्ट्रैक्टर, याद रखना। खर्चा कौन, ये खर्चा कौन निकाल रहा, कॉन्ट्रैक्टर। क्लेम भी कौन किया था 60% कॉन्ट्रैक्टर। तो खर्चा भी एज पर कॉन्ट्रैक्टर, क्लेम भी एज पर कॉन्ट्रैक्टर। पर कितना परसेंट काम नहीं हुआ 10%, इंटू कर दो 10%। तो भैया हमने इतना खर्चा किया 60% के बराबर, तो 10% काम नहीं हुआ, तो 10% का कॉस्ट क्या आएगा, तो सिंपली कर देना 36 लाख, ये डिवाइडेड बाई 60% इंटू कर दोगे 10, कितना आ जाएगा 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपया का काम सर्टिफाइड, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, ओके। अब आपको दिखाना है कि रिटेंशन मनी, तो भैया कितना काम कंप्लीट हुआ 4 लाख 40 लाख ना, तो 40 लाख का काम हुआ है, जिसमें से 20% मैं रिटेन करूंगा, मतलब 30% का पेमेंट करूंगा और 20% पैसा नहीं दूंगा। तो 40 लाख का 20% कितना होगा 8 लाख रुपया, ये मेरा क्या होगा रिटेंशन मनी। तो मैं पेमेंट कितना करूंगा 30, तो 40 लाख का 30 कितना, 40 लाख का, सॉरी 40 लाख का 20% मैंने रिटेन कर लिया कि भैया मैं 20% नहीं दूंगा। 40 लाख का 20% मैं नहीं दूंगा, तो मैं कितना दूंगा, मतलब 40 लाख में से 20% अगर मैं नहीं दिया, तो मान लो 8 लाख रुपया मैंने नहीं दिया, तो मैं कितना दूंगा 32 लाख रुपया दूंगा। तो 40 लाख का 20% मैं अपने पास रख लिया, रिटेन कर लिया, तो 8 लाख रुपया, देखो यहाँ पे था ना रिटेन मनी 20%, तो 40 लाख का 20% मतलब 8 लाख मैंने रिटेन कर लिया। तो पेमेंट कितना किया 32 लाख, 8 लाख मैंने अपने पास रख लिया, बोला देख भैया तू 40 लाख पाता है 20% नहीं देंगे, तो मतलब 80% देंगे। तो 40 लाख में से 20% माइनस कर दिया, तो बचा कितना 8 लाख माइनस कर दिया, बचा कितना 32 लाख, ले भैया 32 लाख का पेमेंट। तो जब भी रिटेंशन मनी आएगा ना उसका कैलकुलेशन हमेशा वर्क सर्टिफाइड पर रहेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो एक चीज देखो यहाँ पे निकाला, मान लो कॉन्ट्रैक्टर प्राइस, अब मैं तुमको एक सम्स करा दे रहा हूँ वर्क सर्टिफाइड का। कॉन्ट्रैक्टर प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 45 लाख। ठीक है, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, तो भाई 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है आपका 66.67%, ये होता है 2/3। ठीक है, देखो 2/3 कंप्लीट हुआ ना, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। आर्किटेक्ट इशूड, आर्किटेक्ट बोल रहा है कि भैया 50% ही काम हुआ है, तो ये तो क्लेम किया, क्लेम्ड बाई कॉन्ट्रैक्टर। 2/3 बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर ने, 2/3 बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर भैया काम हो गया, लेकिन 50% ही सर्टिफाइड है, 50% सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, बाय आर्किटेक्ट या आउटसाइडर। तो कितना परसेंट सर्टिफाइड नहीं है 16.67%, ये मेरा हो गया वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए हो गया वर्क अनसर्टिफाइड, देख लो 50% सर्टिफाइड था, तो 2/3 कॉन्ट्रैक्टर बोलता कंप्लीट है, तो 2/3 का मतलब 66.67%, उसमें से 50% कंप्लीट है। जब मैंने इंजीनियर को बुलाया तो इंजीनियर बोलता नहीं नहीं ओनली 50%, तो कितना काम कंप्लीट नहीं है 16.67% हमारा वर्क अनसर्टिफाइड। अब आपको बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन पेड, कॉन्ट्रैक्टर ने पेड किया, द कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन पेड 20 लाख रुपया ऑन द अकाउंट, द काउ टीडी कितना दिया हुआ 22 लाख रुपया, काउ टीडी दिया हुआ आपका 22 लाख रुपया। ठीक है, तो आपको वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यू निकालते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यू निकालते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है ना, ठीक है, वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है भाई 45 लाख, तो 45 लाख, उसका 50% वर्क सर्टिफाइड है, तो 22,50,000। अन वर्क
वर्क अनसर्टिफाइड, पूरा लिख देता हूं, वर्क अनसर्टिफाइड। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है कि हमारा टोटल खर्चा हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ 22 लाख रुपया, 22 लाख खर्चा हुआ, सुनो ना 22 लाख का खर्चा हुआ, कितने परसेंट के बराबर, 16.67 के बराबर। कितना काम नहीं हुआ, 16.67%। ठीक है, 22 लाख का खर्चा हुआ, 22 लाख का खर्चा हुआ 66.67% के बराबर। क्योंकि ये जो क्लेम है 22 लाख का खर्चा कौन लिखा, कौन दिखाया, अरे ये काउ टीडी कौन निकालता, कॉन्ट्रैक्टर। और ये क्लेम भी कौन करता, कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि मेरा इतना काम कंप्लीट हो गया है जिसमें इतना पैसा लगा है। तो वही चीज हुआ कि भैया इतना पैसा लगा इतना परसेंट के बराबर, तो जितना काम नहीं हुआ इनटू कर देंगे ये, तो आ जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 लाख 5 लाख नहीं नहीं 55,082 आ जाएगा, 55,082 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 55,082 रुपया हो गया अपना वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल 3 देख लो। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू द डेट वाज ₹17,500 रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द वर्क अनसर्टिफाइड वाज वैल्यूड टू द 27,375, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 5 लाख रुपया। सिंपल से क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड ऑन द अकाउंट, जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उसके अकाउंट में कैश आया 1,75,000। कितना पैसा आया, 1,75,000। कॉन्ट्रैक्टर ने कैश रिसीव किया 1,75,000। 1,75,000 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो 1,75,000 किसके बराबर है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। द कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड वाज वैल्यूड एट इतना, द कॉस्ट ऑफ वर्क द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आपका 27,335। तो आपको अनसर्टिफाइड दे दिया तो अपन को सर्टिफाइड निकालना है। तो देखो ना सिंपल बोल रहा है कि कैश रिसीव हुआ 1,75,000। अब 1,75,000 किसके कितने के बराबर है, 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो 1,75,000 किसके बराबर है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलेगा, इसको इधर कर देंगे तो 1,75,000 इंटू बाई परसेंट हटाएंगे, अगर ये परसेंट इसको हटाने के लिए इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। इसकी वैल्यू कितना हो गया, 2,18,750। ओके, 2,18,750। तो आइए अब समझते हैं कि कितना परसेंट हमारा जो प्रॉफिट का कितना हिस्सा रिजर्व में जाएगा और कितना कितना हिस्सा हमारा कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। तो सिंपली हमको चेक करना पड़ेगा डीओसी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे चेक करते हैं, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। इससे जो भी परसेंटेज निकल के आएगा उसी से पता चलेगा कि कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट में जाएगा और कितना परसेंट हमारा कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमारा डीओसी जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है कैसे निकलता है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अगर ये 25% से कम आता है तो एक भी पैसा हम लोग प्रॉफिट रिजर्व या हम लोग एक भी पैसा हम लोग ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं। उस केस में क्या होगा, नील होगा। तब इस केस में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, समझ गए, हमारा रिजर्व वगैरह में कुछ भी नहीं ट्रांसफर होगा। देखो पहले एक स्टेटमेंट पढ़ो, नोशनल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन। नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जो नोशनल प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट में, मतलब कॉस्टिंग पीएल में, बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अगर मेरा डीओसी 25% से कम है तो हम कॉस्टिंग पीएल में कुछ भी नहीं भेजेंगे। अगर मेरा डीओसी लेस देन 25% है तो कॉस्टिंग पीएल में हम कुछ भी नहीं भेजेंगे। अगर हमारा डीओसी 25% से ज्यादा है, अप टू 49% है, तो उस वक्त हम लोग भेजेंगे कॉस्टिंग पीएल में एक फॉर्मूला लगाकर। वो फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। इस फॉर्मूला से जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पीएल में। अगर मेरा डीओसी 50% या उससे ज्यादा है, अप टू 89% है, तो इस केस में 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड।
देखो अप टू 25 सॉरी लेस देन 25% नो ट्रांसफर, 25% से लेकर के 49% के बीच में है 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, 50% से ज्यादा है अप टू 89%, देन हो जाएगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। सर अगर 90% है या उससे ज्यादा है, 90% है या उससे ज्यादा है, तो इस केस में हम लोग का फॉर्मूला रहेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो गया, 90% है या उससे ज्यादा है, तो इस केस में होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि 90% या उससे ज्यादा, इसका मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट है ना अब वो बनकर कंप्लीट होने वाला है। तो जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है तो तब मुझे अपना प्रॉफिट तो दिखेगा, मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है। भाई 2 साल 3 साल मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो मेरे को तो एक प्रॉफिट का एस्टिमेशन तो निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया। तो अगर 90% या उससे ज्यादा है तो उस केस में एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड, इस केस में पता है वर्क सर्टिफाइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। क्योंकि देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 साल पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ था 2 साल पहले, अब बात हम लोग डायरेक्टली उसका करेंगे, भाड़ में गया वर्क सर्टिफाइड। मैं इसको याद कराता हूँ, देखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का डायग्राम में समझाता हूँ, पहले मैं तुमको फॉर्मूला याद कराता हूँ। अप टू 20 लेस देन 25% है, लेस देन 25% है, नो ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। सर ये 25% क्या है? डीओसी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलता है? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। लेस देन 25% नो ट्रांसफर, 25% या उससे ज्यादा अप टू 49% सिंपल, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। 50% है या उससे ज्यादा है अप टू 89% है, तो इस केस में होगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। सर 90% है या उससे ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड। देख लो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब बात करते हैं सर ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इधर आ जाओ। सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये मेरा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक मान लो मेरा 60% हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन करके कंप्लीट हुआ है। तो भाई 60% जो मेरा प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट हुआ है, तो ये 60% बनाने में खर्चा तो आया होगा, इसको अपने क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट। बट अभी भी रिमेनिंग 40% बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि इस 40% को बनाने में मेरा और भी 4 लाख रुपया आएगा, प्लस मैंने महंगाई को ध्यान में रखते हुए, एबनॉर्मल लॉस को ध्यान में रखते हुए मैंने 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा जल लिए। तुम अगर कल को कहीं घूमने जा रहा है, तो अगर लेट से वहां पे 20,000 रुपया खर्चा है, मान लो तुम्हारे ट्रिप का 20,000 रुपया खर्चा है, तो तुम क्या करेगा? 20,000 लेके जाएगा या उससे ज्यादा लेकर जाएगा? ऑब्वियसली तुम उससे ज्यादा लेकर जाएगा, क्योंकि तुमको पता है होनी अनहोनी कुछ भी हो सकता है। अगर ट्रिप में 20,000 खर्चा है तो तुम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाएगा, कल को लेट से कुछ अनहोनी हो जाए तो भैया 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रहेगा, तो हम वापस तो सही सलामत घर पे आ जाएंगे। ऐसे ही मेरा 60% प्रोजेक्ट कंप्लीट है, 60% को कंप्लीट करने में मेरा ऑलरेडी 6 लाख रुपया लग चुका है, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी 40 लाख रुपया लगेगा फॉर रिमेनिंग 40%। बट मैंने लगा 4 लाख रुपया, बट मैंने सोचा यार 1 लाख रुपया और ऐड कर लेते, महंगाई भी आ रही है, डिमांड बढ़ सकता है या अब नॉर्मल लॉस हो सकता है, तो मैंने 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 5 लाख रुपया। अब सेम चीज मैंने फॉर्मूला बना दिया, अभी तक जो खर्चा लगा उसको, अभी तक जो लगा, क्योंकि मैंने अभी तक काम 60% कंप्लीट किया था, तो कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, माइनस, क्योंकि पैसा तो मैंने पूरा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लिया था। अरे प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट निकालना है ना, तो जो भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब हमारा जो डील हुआ था, मान लो डील हुआ था 1 करोड़ में या समथिंग, समझ रहे हो ना? तो तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टरी के बीच में जो डील हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस अभी तक का जो खर्चा लगा है और फ्यूचर में जो खर्चा लगेगा, इंक्लूडिंग कंटिजेंसी, मतलब हम अनहोनी को मान के चल रहे, कुछ अनहोनी हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 30 लाख रुपया, अभी तक मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 30 लाख रुपया, ध्यान समझना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 30 लाख रुपया, माइनस अभी तक मेरा खर्चा लगा है 6 लाख रुपया,
तो जो अभी तक लगा है इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट। ठीक है, फिर करेंगे प्लस, मुझे लग रहा फ्यूचर में 5,000 रुपया और लगेगा, 5 लाख रुपया और लगेगा, तो 30 लाख माइनस 6 लाख प्लस 5 लाख, मुझे लग रहा है कि भैया 6 लाख अभी लगा है, फ्यूचर में 5 लाख रुपया और लगेगा, इंक्लूडिंग सब कुछ लेकर के कंटीजेंसी वाला। तो 11 लाख मैंने माइनस कर दिया, 11 लाख मैंने माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 लाख हो जाएगा। तो ये मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट प्लस फर्दर एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कंटीजेंसी, ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, कैश रिसीप्ट दिया रहेगा सम्स में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सम्स में दिया रहेगा। तो सब कुछ मैंने आपको करवा दिया, लगभग मैंने सब कुछ करवा दिया। अब मैं आपको एक सम्स करवाने जा रहा हूं जहां पे मैंने फुल फ्लेजर्स, जहां पे मेरा फुल फ्लेजर्स रहेगा। एक बार मैं जस्ट आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है, जस्ट एक रिवीजन करा दे रहा हूं। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जस्ट रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान समझना। तो यहां पे आ गया ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है, मटेरियल, डेप्रिसिएशन, लेबर, ये सब आ गया। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, यहाँ पे आ गया एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आ गया। फिर मेरा क्या आ गया, सेल ऑफ मटेरियल आ गया। मेरा अगर लॉस होगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, ये हो गया। ये सब करने के बाद तो सारा खर्चा, ये जो सारा खर्चा है मैंने क्या करूँगा, सब कुछ ऐड करूँगा, ये सब ऐड करूँगा। सब कुछ ऐड करने के बाद इधर मैं लिख दूंगा, फिर ये सब कुछ क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, सपोज ये आया, तो ये जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है, इसी बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट, ये चीज़ आया। फिर यहाँ पे क्या, ये था पहला प्रोसेस, ये था स्टेप 1। यहाँ तक हमारा क्या था, यहाँ तक हमारा क्या था, स्टेप 1। अब हम लोग स्टेप 2 चालू करेंगे। स्टेप 2 में क्या आएगा, बाई WIP, बाई WIP, सर्टिफाइड वर्क, वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड वर्क, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो वर्क अनसर्टिफाइड दोनों को मैं ऐड करूंगा और इसको मैं माइनस करूंगा। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको अपने क्या बोलेंगे, नोशनल प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे, नोशनल प्रॉफिट। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट आएगा। ओके, अब इस बैलेंसिंग फिगर को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो क्या आ जाएगा, बाई नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, अब नोशनल प्रॉफिट लिख करके, नोशनल प्रॉफिट लिख करके, अब जो भी नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे आया मैं क्या करूंगा, इधर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, अब निकालूंगा डीओसी। क्या निकालूंगा, डीओसी। डीओसी कैसे निकलता है हमारा, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, लेट से ये आया, मान लो 50% आया, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 50% अगर आएगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब मान लो इससे जो भी अमाउंट निकल के आएगा तो वो यहाँ पे लिख देंगे, टू कॉस्टिंग पीएल, टू कॉस्टिंग पीएल। अब मान लो ये वर्किंग नोट 1 था तो यहाँ पे दिखा देंगे भैया वर्किंग नोट 1, और जो बच जाएगा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट रिजर्व में, और ये हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाए। ठीक है, ऐसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनता है। ठीक है, अब बाकी हम लोग सम्स करेंगे तो सम से और भी हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब आओ, अब एक बढ़िया सम्स करा देते हैं जिसमें सब कुछ मेरा कवर हो जाएगा। आइए मैं अपने मैट का क्वेश्चन नंबर 17 आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं जो कल मैं आपको 3-4 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। कल मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा। कल हम लोग का 1 शॉट एक मैराथन आएगा। देखो हमारा जो मैराथन का डेट याद रखना, 19 मार्च इवनिंग में आपका आएगा 5 PM, और आराम से 6-7 घंटे का मैराथन होगा। पहले बता दो लाइव जुड़ना, बिकॉज प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो लाइव जुड़ना पड़ेगा तुमको। जब तुम लाइव जुड़ेगा तो तुमको प्रैक्टिस करने का फिर नेक्स्ट दिन, बिकॉज मैराथन करवाऊंगा, जो भी डाउट होगा लाइव चैट में मैं जुड़ूंगा, जो भी डाउट होगा सॉल्व करा दूंगा। और जो मैं भी भाई करा वरा के 5 बजे से लेकर के मान लो 12 बजे तक, हम लोग मैक्सिमम 12 बजे तक रहेंगे। खा पी करके डिनर करके आप भी सो जाना, मैं भी सो जाऊंगा। जो भी आपका डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसके फर्दर सॉल्व करा दूंगा। पूरा एक दिन मिलेगा प्रैक्टिस करने का।
ठीक है। और बाकी जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं भाई, आप लोग के लिए मैं गूगल गूगल मीट के थ्रू या जैसे बोलोगे वैसे आपके लिए अवेलेबल अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सम्स करते हैं 17। देखो हम लोग पेड वाले क्लासेस में हम लोग कम से कम 12-13 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बस आपको पता है वन शॉट या मैराथन में मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। ओके गाइस, तो आइए हम लोग वन शॉट ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया बिकॉज इस क्वेश्चन से ना आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कल मैं आपको एक सम्स ऐसा करवा दूंगा जिसमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो वो मैं कल करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आओ ये वाला सम्स करते 17। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या बोला यहाँ पे, देखो अ फर्म बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना, 3,50,000। द फॉलोइंग पर्टिकुलर फंड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013। और ऑब्वियसली ये ऑनर्स का क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मटेरियल, ये सारा मटेरियल, तो ये काम करते हैं ना, मैं इन द बुक्स ऑफ प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के सिखा दे रहा हूँ। ये है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, ओके हो गया। ओके, अब लिखो पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टू मटेरियल, डायरेक्ट परचेज किया 30,000 और स्टोर से लिया 10,000। टू मटेरियल डायरेक्ट है आपका 30,000, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सॉरी, डायरेक्ट है आपका 30,000 और स्टोर से कितना है भाई 10,000, तो कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 2500, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2500, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज 6,000, सब चार्जेस 6,000। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। उसके बाद मटेरियल इन हैंड क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि 31 दिसंबर दिया हुआ ना, ये यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपया, बाई क्लोजिंग मटेरियल, बाई बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग लिखो ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,000 रुपया। ठीक है, ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 रुपया, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 रुपया। ओके, फिर कैश रिसीव्ड तो सेकंड पार्ट का है, वेजेस फॉर द लेबर 40,000, टू वेजेस 40,000। ओके, फिर आपका डेप्रिसिएशन, हम देखो प्लांट का वैल्यू दिया है 90,000, बट अपने वैल्यू ना लेंगे, जस्ट अपने अगर देखो अगर अपने डेप्रिसिएशन ले लेते हैं ना, तो फिर अपने को मतलब ही नहीं है कि प्लांट का वैल्यू क्या है, कितना बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, भाड़ में गया, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। जस्ट अपने डेप्रिसिएशन लेंगे, तो टू डेप्रिसिएशन कितना होगा 10,000। मैं ना कल आपको एक ऐसा सम्स कराऊंगा स्टार्टिंग में, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा स्टार्टिंग में एक ऐसा सम्स कराऊंगा जहां पर ना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, मतलब 2 साल का कैसे बनेगा, मतलब 1 साल प्लस नेक्स्ट ईयर का कैसे बनेगा, वो मैं करवा दूंगा। वैसा क्वेश्चन सीए इंटर लेवल में पूछता, तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। जर्नल ओवरहेड कितना है 2,000, टू जर्नल ओवरहेड 2,000 रुपया, मतलब मिसलिनियस खर्चा है 2,000 रुपया। फिर तुम्हारा 2,000 रुपया होगा। फिर तुम्हारा मटेरियल लॉस्ट बाई फायर, एब नॉर्मल है ना, तो बाई एब नॉर्मल, एब नॉर्मल लॉस 500 रुपया। फिर तुम्हारा है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इसमें तो मतलब ही नहीं है अपने को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सारे खर्चा को पहले ऐड करते हैं, सारे खर्चा को पहले हम लोग ऐड करते हैं, एक सारा खर्चा को हम लोग पहले ऐड करते हैं, सारा खर्चा को ऐड कर, डेबिट साइड हम लोग पहले ऐड करेंगे, ये सारे के सारे डेबिट साइड ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। ठीक है, कहाँ गया कैलकुलेटर है, यही तो।
सॉरी 40,000 प्लस 2500 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, 1,06,500, 1,06,500, 1,06,500 माइनस 2500 कितना जाएगा, 1,04,000, 1,04,000। ये क्या होता है, काउटेड काउटेड एग्जाम में काउटेड मत लिखना भाई, पूरा लिखना, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट। अब ये था हमारा बैलेंसिंग सीट, बैलेंस सीडी। अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे तो टू काउटेड बैलेंस शीट। देखो यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हमारा सेकंड स्टेप चालू है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, अब हमारा सेकंड स्टेप चालू होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, टू काउटेड कितना आया भाई, टू बैलेंस बीडी 1,04,000, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब जो पैसा मिला ना कॉन्ट्रैक्टर को वो वर्क सर्टिफाइड का 90%, और कैश कितना मिला है 1,62,000। तो सुनो ना, 1,62,000 मिला है 90% काम के बदले, तो इंटू कर देंगे 100, इंटू कर देंगे 100, तो पता चल जाएगा कितना वर्क सर्टिफाइड था। तो 1,62,000 वो 90% के बराबर है, तो इंटू कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा 1,80,000। मैं इसको समझाता हूँ, देखो आपको पता है पेमेंट मिलता है वर्क सर्टिफाइड का, तो जितना वर्क सर्टिफाइड था उसका 90% मिला, तो 1,80,000 का 90% करो ना, कितना आ रहा है 1,62,000 आ रहा है, 1,62,000 आ रहा है। तो काम किया गया 1,80,000 के बराबर, पर पेमेंट हुआ 90%। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, कैश रिसीव्ड 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब 1,62,000 90% के बराबर है, तो इंटू कर दोगे 100, तो पता चल जाएगा कि भैया 1,80,000 का काम हुआ, 1,80,000 का काम हुआ है। समझ गए मेरा बात, कि जितना काम हुआ है उसका 90% मिला है, तो 1,62,000 90 के बराबर, इंटू कर दोगे 100, तो मिल जाएगा 1,80,000। होपफुली समझ में आ गया। बाई वर्क अनसर्टिफाइड, अच्छा बाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी बाई लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखो वर्क अनसर्टिफाइड, और वर्क अनसर्टिफाइड ऑलरेडी देखो यहाँ पे दे दिया है 5,000 रुपया, वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 5,000, तो ये आपका हो गया 5,000 रुपया। तो 1,85,000 इसको हो गया, 1,85,000 आ गया ना, तो 185,000 ये भी हो जाएगा 185,000। इसमें से 4,000 माइनस कर देंगे तो 181 आ जाए, 1,04,000 माइनस कर देंगे तो 185,000 माइनस 1,04,000, तो आ जाएगा आपका 81,000। ये आ जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट, और ये आपका बैलेंस सीडी होगा, बैलेंस सीडी होगा, बैलेंस सीडी। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, अब आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ये आपका सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपका सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो गया। तो ये था फर्स्ट स्टेप का बिगिनिंग, ये था आपका फर्स्ट स्टेप, ये था सेकेंड स्टेप, अब हमारा थर्ड स्टेप चालू हो रहा है। थर्ड स्टेप मैंने लिख दिया, इस बिगिनिंग लिख दिया, ये हमारा पहला स्टेप था, पहला स्टेप था काउटेड निकालना। अब हमारा सेकेंड स्टेज चालू होता है जिससे हमारा नोशनल प्रॉफिट निकलता है, और थर्ड स्टेज हमारा अब चालू होगा जहां पर हम लोग नोशनल प्रॉफिट से ट्रांसफर करेंगे। तो बाई नोशनल प्रॉफिट, बाई नोशनल प्रॉफिट कितना आया है 81,000। ओके, अब इसको डायरेक्टली 81,000 लिख दो, और इधर भी 81,000 लिख दो। अब यहाँ पे लिख दो टू कॉस्टिंग पीएल, और यहाँ पे लिख दो टू प्रॉफिट रिजर्व। क्या लिख दो, टू प्रॉफिट रिजर्व। अब क्वेश्चन आता है कि भैया इतना प्रॉफिट का कितना परसेंट यहाँ जाएगा, इतना परसेंट यहाँ जाएगा, तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन DOC, ठीक है। DOC कैसे निकलता है, वर्क सर्टिफाइड
वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क कितना सर्टिफाइड था, 1,80,000, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000 इंटू कर दोगे 100। तो भैया 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000 इंटू कर दो 100, कितना आ जाएगा, 51%। कितना आ रहा है, 51 समथिंग आ रहा है ना, तो 51.4%, विच इज मोर देन 50%, विच इज मोर देन 50%। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, अमाउंट ट्रांसफर लिखो यहाँ पे, अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल। तो अमाउंट तो 50% से ज़्यादा है ना, तो इस केस में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे 2/3, 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट, यही ना, इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट कितना था, 81,000, ठीक है, इंटू कैश रिसीव्ड कितना था, 1,00,000, कैश रिसीव्ड कितना था, कैश रिसीव्ड 1,00,000, सॉरी कहाँ लिखा था कैश रिसीव्ड, 1,62,000, 1,62,000, 1,62,000। वर्क सर्टिफाइड कितना है, 1,80,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अगर मैं यहाँ पे 3 जीरो काट दूं तो 3 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। हाँ सर कट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 81,000 इंटू 162 डिवाइडेड बाई 180, हो गया ना ये वाला चीज़। अब इसको सॉल्व करते हैं इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 162 डिवाइडेड बाई, देखो नॉर्मली से करो, कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 162 डिवाइडेड बाई 180, कितना आएगा 0.9, इंटू कर दो 81,000, कितना आया 72,900, 72,900 इंटू 2/3 कर दो, तो आएगा तुम्हारा 48,600 आएगा, 48,600। तो अब इतना हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे वर्क सर्टिफाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट 1 मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है, 48,600। अब जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 48,600 माइनस 81,000 कर देना, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 32,400, 32,400 जो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है, ये तुम्हारा प्रॉफिट रिजर्व में चला जाएगा, विच इज बैलेंस सीडी। ओके, तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताओ। अब आपको अगर लेट से नेक्स्ट ईयर में क्या ट्रांसफर होगा, तो वो मैं आपको मैराथन में बता दूंगा, इसलिए देखो मैराथन में ना आपको मैं 3 सम्स कराऊंगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैराथन आपको 3 सम्स कराऊंगा। वो 3 सम्स क्या है, एक तो 2 साल वाला सम्स कराऊंगा, 2 साल में कि भैया 2 साल में क्या सम्स होगा वो मैं कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ ईयर पेपर करवा देंगे और कुछ का सोल्यूशन दिखा दूंगा, कुछ का ईयर पेपर करा दूंगा, कुछ का सोल्यूशन दिखा दूंगा, तो ओवरऑल तुम्हारा समझ में आ जाएगा। तुम बिल्कुल टेंशन, अगर तुम मैराथन फॉलो करते हो आप मेरे को कमेंट करके बताना, कि आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप वन शॉट और मैराथन फॉलो करते हो तो इससे बेस्ट वीडियो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।